हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा था उसमें अपन ने लास्ट क्लास में देखा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसके लिए उसकी वैल्यू, उसका डायग्राम और उससे रिलेटेड जो प्लेटिनम और गोल्ड जो होते हैं उनके जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनका यूज क्यों किया जाता है। फिर अपन ने कहा था कि लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जो फ्लोरीन होता है फ्लोरीन वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उनका रीजन बताया गया था कि लिथियम के लिए लोवेस्ट इनोट वैल्यू होती है और फ्लोरीन के लिए हाईएस्ट होती है। उसके बाद में अब जो अपना टॉपिक रहेगा आज वो रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वैसे तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड जो है ना उसमें जो भी न्यूमेरिकल दिया होता है, जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसमें जो मेटल होगा या एलिमेंट होगा उसकी जो है वैल्यू गिवन होगी, आपको ई नोट की वैल्यू गिवन होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ मेटल्स यहाँ पर ऐसे होंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स, उनके लिए ई नोट और ई नोट की वैल्यूज जो है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। उसके बाद में उससे रिजल्ट क्या आते हैं वो चीजें भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मतलब एप्लीकेशंस जो है ना इसकी कौन कौन सी हो सकती है उसके लिए अब थोड़ा सा आप ध्यान रखो। जैसे कि पहले ही बताया था कि ई नोट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होता है। कौन सा? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। और रिड्यूसिंग जो है वो नेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है, डिक्रीज। ठीक है। उसके बाद में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक दूसरा नाम और बताया था मैंने आपको ई नोट की। एक तो अपन बोलते हैं इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन इसी का नाम बताया था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब जितनी भी वैल्यू अपन यहाँ पर लिखेंगे वो उस एलिमेंट का रिडक्शन करवा के लिखेंगे, रिडक्शन। ठीक है। अब उसके बाद में इसको अरेंज तो अपन कैसे भी कर सकते हैं। कैसे का मतलब है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। मान लो मैंने फ्लोरीन को सबसे ऊपर लिख दिया, फिर उसके बाद में ऊपर से नीचे चलते जा रहे हैं तो वैल्यू जो है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ऐसे ही अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर से नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट करके नीचे तक अपन कौन सी वैल्यू ले जा सकते हैं? पॉजिटिव वैल्यू ले जा सकते हैं। अपन यहाँ पर जो टेबल बनाएंगे वो बनाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब पहले जो है वो हाईएस्ट वाली वैल्यू होंगी और बाद में जो है ना वो लोवेस्ट वाली वैल्यूज होंगी। तो मैं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो और उनको अपन जो है किस तरीके से लर्न कर सकते हैं। अब देखो आपको जो है ना यूट्यूब पर या बाकी सब जगह पे ऐसा कहा जाएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना उसकी ये ट्रिक है वो ट्रिक है। देखो एक्चुअल में कोई ट्रिक इसकी है नहीं। सबके सब लोग जो है ना आपको या तो केवल मेटल्स बता देंगे या केवल नॉन मेटल बता देंगे या कुछ सिलेक्टेड मेटल उनकी ट्रिक बता देंगे। वो बिल्कुल भी आपके लिए यूजफुल नहीं है। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि किस तरीके से अपन जो है विदाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखे भी ये बता सकते हैं कि रिड्यूसिंग कौन सा होगा और ऑक्सीडाइजिंग कौन सा होगा। हाँ, वैल्यूज में कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जो आपको रिमेम्बर रखनी है। बाकी अगर कंप्लीट आपको लर्न हो जाता है तो दी बेस्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसके कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। उन एलिमेंट्स में जो सीरीज है उसमें अपन देखो एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया है। यहाँ पर जो वैल्यूज है अपने पास वो है पॉजिटिव वैल्यूज है सब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। इस तरफ जो लिखी हुई है वो है नेगेटिव वैल्यूज। पॉजिटिव वैल्यूज जो है ना उनके लिए अपन ऐसे बोलेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स है ना उनके लिए पॉजिटिव वैल्यू है, जितने भी एलिमेंट है उनके लिए पॉजिटिव वैल्यू है अगर तो उनका नेचर होता है ऑक्सीडाइजिंग। लास्ट क्लास में बताए थे कि जिनके लिए भी पॉजिटिव वैल्यू होगी वो कैसे होंगे? ऑक्सीडाइजिंग। और जिनके लिए नेगेटिव वैल्यू होती है वो सब के सब कैसे होंगे? रिड्यूसिंग। कैसे होंगे? रिड्यूसिंग होंगे, रिड्यूसिंग। तो आपको पता लग रहा है यहाँ से देख के कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ना, टॉप टू बॉटम। तो जो अपने पास रिड्यूसिंग नेचर है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज। और इसीलिए अपन ने कहा था कि टॉप टू बॉटम जाने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होने की वजह से और ई नोट डिक्रीज होने की वजह से इन दोनों में रिलेशन जो था वो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इसमें और ई नोट में रिलेशन जो था वो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इतनी बड़ी टेबल को अपन याद कैसे रखें? तो ज्यादातर बच्चे तो यही देख के घबरा गए होंगे कि सर इतनी बड़ी टेबल को कैसे याद रखेंगे। तो देखो बहुत इजी सा काम है ये। आपको इसके लिए थोड़ा सा पीरियड टेबल का नॉलेज होना जरूरी है, बस उसके बाद में आंसर आ जाएगा आपका। करना क्या है? पीरियड टेबल में दो ट्रेंड होते हैं, एक तो लेफ्ट टू राइट और एक टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट तो किसमें होता है? पीरियड में। और टॉप टू बॉटम जो होता है वो किसमें होता है? ग्रुप में। हमेशा ध्यान रखना कि लेफ्ट टू राइट जो होते हैं मतलब 18 ग्रुप वाले इनर्ट होते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज। रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, डिक्रीज। मतलब रिड्यूसिंग नेचर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ
कि फर्स्ट ग्रुप वाले सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग होंगे और लास्ट ग्रुप वाले तो रिएक्टिव ही नहीं होते, इसलिए उनके लिए तो कहना ही जरूरी नहीं है। फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट आते हैं एल्कली मेटल्स आर एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ज्यादातर जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो कौन से ग्रुप के होंगे, फर्स्ट ग्रुप के या सेकंड ग्रुप के ऐसे। और ऑक्सीडाइजिंग जो होंगे ना वो कौन से होंगे, 17 ग्रुप के या उससे पहले कोई ग्रुप आ रखा उसके। जैसे आप एक बार यहाँ पर देखो, फर्स्ट ग्रुप पे रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम फर्स्ट ग्रुप में सबसे ऊपर आता है रिड्यूसिंग। ऐसे ही पोटेशियम, सोडियम, ये सब के सब जो है वो कौन से ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप में। ऐसे ही कैल्शियम, मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में। मैग्नीशियम के जस्ट आगे एल्यूमिनियम आता है, तो उस तरफ जाने पर रिएक्टिविटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, इसका मतलब एल्यूमिनियम की कम हो गई। तो आपको यहाँ पर देखने में नजर आ रहा है कि रिएक्टिविटी जो है वो कौन से एलिमेंट्स की ज्यादा आ रही है, जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में किस तरफ है, लेफ्ट साइड में। अब अपन देखते हैं राइट साइड वालों की। तो राइट साइड का मतलब हुआ 17 ग्रुप। तो 17 ग्रुप के देखो एलिमेंट आ रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके लिए सबके लिए जो है वैल्यू कौन सी आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब कैसे हुए ये, ऑक्सीडाइजिंग हुए। ठीक है, अब इनका कैसे ध्यान रखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो एक ट्रेंड ध्यान रखना है कि अगर किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, किसमें, ग्रुप में, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर होगा एलिमेंट वो लेस रिएक्टिव होगा और जो नीचे होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। तो यहाँ से भी कंफर्म हो रहा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन उसी तरीके से रखे हुए हैं जिस तरीके से पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है ये। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा कि FCl, Br और I जो है उनको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं अपन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव हेलोजन जो है वो कौन सा हुआ, आयोडीन हुआ, जो कि यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज से भी पता चल रहा है। अब उससे आगे देखो, ये एलिमेंट आपको लर्न हो गए, इधर का पता लग गया। उसके बाद में देखो केवल एक ही ग्रुप ऐसा है जो है 11 ग्रुप, उसमें टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज। कौन से ग्रुप में, 11th में, क्योंकि 11th ग्रुप जो है ना उसके अंदर आता है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। जो अपना चैनल है ट्रिकी केमिस्ट्री बाय मनीष सर, इसी के अंदर जो है ना अपनी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो वीडियो जहां पे प्रेजेंट है उनके बिल्कुल बगल में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट, उसके अंदर यूजफुल ट्रिक्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। उसके अंदर आपको जो है ना ये एलिमेंट एज ए ट्रिक की वे में आपको मिलेंगे, तो वहां से आप इनको याद रख सकते हैं। जैसे 11th ग्रुप में ये आ रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि ये एलिमेंट, तो आप वहां पे देख सकते हैं इनको, वहां पे मैंने सबकी ट्रिक दे रखी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो Cu, Ag और Au, कल बताया था कि प्लेटिनम और गोल्ड होते हैं ना वो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, नोबल मेटल होते हैं। इसका मतलब ये कम रिएक्टिव है, तो यहीं से पता लग गया। ये इतना ध्यान रख लो आप, तो ये कम रिएक्टिव है तो ये ज्यादा रिएक्टिव हुआ। इसका मतलब Au ऊपर आएगा, Au, Ag और Cu, इस तरीके से आ गया इसके अंदर ये। तो ये भी आपको इस तरीके से लर्न हो जाएंगे। उसके बाद में जो प्रॉब्लम बची है वो ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं बची। एक आयरन का ध्यान रखो आप, आयरन और एक सिल्वर का, ये भी यूज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपन ने क्या कहा था कि जो Cu, Ag और Au है उसमें से ये आपको ध्यान रखना था कि गोल्ड जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए कॉपर मोर रिएक्टिव होगा। तो इस तरीके से अपन ये पता लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको मैंने बता दिया एक तो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को कैसे याद रखेंगे, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के लिए बता दिया है। इस तरफ से बताया था कि जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो कौन से ग्रुप के होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के, उनसे थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं। सेकंड ग्रुप के, उससे नेक्स्ट वाले जो है वो उनकी रिएक्टिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। उसके बाद में देखो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उनमें से अपन को जो मस्ट रिक्वायरमेंट कौन सी है, मतलब कौन से एलिमेंट तो अपन को रिमेम्बर होना ही होना चाहिए, या उसकी वैल्यू जो है अपन को याद होनी ही होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ एलिमेंट जो है बता देता हूँ जिनकी वैल्यू जो है आपको ध्यान रखनी है। बाकी पीरियोडिक टेबल से आपका आंसर आ जाएगा। हाइड्रोजन के लिए आपको पहले ही बता रखा है कि हाइड्रोजन की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 0 होगी, 0। तो आप जो है यहाँ पर एलिमेंट की वैल्यू जिनकी याद रखेंगे वो याद रखेंगे। एक तो मेटल्स की बात कर रहा हूँ पहले मैं, मेटल्स में एक तो याद रखो आप Ag, एक याद रखो Cu, एक एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक। ये जनरली जो है ना ये वाले मेटल जनरली पूछते हैं। उसके बाद में देखो ये जो मेटल है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि मोर रिएक्टिव जो है ना वो कौन से होते हैं, यही वाले होते हैं जो लास्ट में आते हैं। ठीक है, पोटेशियम जो है वो इस तरीके से अपन इनको याद रख सकते हैं। ये वाले एलिमेंट है ना उनकी वैल्यू आपको जरूर याद होनी चाहिए। एक और याद रखो तो निकल की वैल्यू और कैडमियम की वैल्यू और याद रख लो बस, निकल और कैडमियम। ज्यादातर जो है ना, ज्यादातर जो पूछे जाते हैं वो पूछ जाते हैं इनमें से। ये जो एलिमेंट है ना ये 5 एलिमेंट है ना उनकी वैल्यू आप जरूर याद रखें।
एक हाइड्रोजन की वैल्यू याद रखें। अब अपन देखते हैं कि जो अपने पास ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, मतलब ये क्या काम में आती है अपने। ठीक है, तो इसकी जो यूज है या इसकी एप्लीकेशन जो है वो है कि पहला तो फर्स्ट एप्लीकेशन तो इसकी हो गई कि इसके बेसिस पर किसी भी एलिमेंट है ना उसका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको अब ये जो टेबल है इसमें कोई ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप जो है मैंने आपको बता दिया कि इनकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में किस तरीके से अपन इनको रिमेम्बर रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब अपन जो है इनकी जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको मैं एक बार आपको लिख के बताता हूं इधर। ठीक है, कैसे अपन इनको याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है अपने पास है वो है ई नोट का ऑक्सीडाइजिंग के साथ तो प्रपोर्शनल का रिलेशन होता है और रिड्यूसिंग जो होती है ना रिड्यूसिंग उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो एक तो हुआ अपने पास डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसके लिए बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग का मीनिंग होता है जिसका सेल का तो क्या होगा रिडक्शन और जो सामने वाले सब्सटेंस है ना उसे क्या कर दे ऑक्सीडेशन कर दे, ये सेल ऑक्सीडाइज होगा। और रिड्यूसिंग के लिए क्या बताया था, रिड्यूसिंग रिएक्टिव होते हैं और जो रिएक्टिव होते हैं वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडाइज होकर कहां पे जाते हैं, एनोड पे जाते हैं, एनोड पर। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि जैसे जनरली अपन ये पढ़ते हैं कि मेटल जो होते हैं ना मेटल वो एसिड के साथ या किसी भी एसिड के साथ, एसिड लिख देता हूं मैं यहाँ पर HCl के बजाय, किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अपन को अब इस सीरीज से क्या पता चला, इस सीरीज से पता चला कि कुछ मेटल ऐसे भी थे जो हाइड्रोजन से ज्यादा वैल्यू वाले थे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू रख रहे थे। और ये मेटल जो है वो ऐसे वाले हैं जिनके लिए ई नोट की वैल्यू जो है वो कैसी है, नेगेटिव है, नेगेटिव। तो जिनके लिए पॉजिटिव वैल्यू है वो ये वाली रिएक्शन नहीं देंगे, मतलब हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर सकते। लेकिन जिनके लिए नेगेटिव वैल्यू होती है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया अपन को Cu प्लस HCl और एक दे दिया Zn प्लस HCl, ऐसे बोला जाएगा रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। तो अपन जल्दीबाजी में क्या करेंगे, इस रिएक्शन का आंसर लिख देंगे CuCl2 प्लस H2 और इसका आंसर दे देंगे ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, बोले इस तरीके से आंसर दे देंगे अपन इसको। जनरली फ्रीक्वेंटली जो है ना इनके साथ H2 सपोर्ट लिख देते हैं। यहाँ पर H2 सपोर्ट लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा CuSO4, यहाँ पे H2, यहाँ इसमें भी क्या आ जाएगा ZnSO4 प्लस H2। लेकिन इनमें से ओनली एक ही रिएक्शन सही है। अब वो कौन सी रिएक्शन सही है वो अपन इस टेबल से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड। मतलब जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, इसलिए किसी भी एसिड में से वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं हो सकती है। इस रिएक्शन के लिए बोलेंगे अगर तो इसमें जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स। एसिड्स में से हाइड्रोजन को या हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये रिएक्शन जो है वो क्या है, पॉसिबल है। तो अगला जो है अपन को पता लग गया कि कौन से मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे और कौन से मेटल जो है हाइड्रोजन के साथ एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे। तो मोर रिएक्टिव मेटल जो होंगे, मोर रिएक्टिव मेटल मतलब जिनके लिए ई नोट की वैल्यू कौन सी है, नेगेटिव है, नेगेटिव, वो तो ये रिएक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज जो है बाकी कोई भी मेटल हुआ तो वो ये रिएक्शन नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे पॉजिटिव वैल्यू वाले। तो जिनकी भी पॉजिटिव वैल्यू है वो हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में अगला जो था इसकी जो एप्लीकेशन है वो है कि जो किसी भी सेल है ना उसके ई नोट सेल का मेजरमेंट अपन इस टेबल से कर सकते हैं। इसमें जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया था आपको, उसमें मैंने आपको बताया नहीं था कि वैल्यू आई कहां से। यहाँ पर आपको पता लग गया कि वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलती है। तो किसी भी सेल का पोटेंशियल डिटरमाइन करना है तो अपन जो है इस टेबल का यूज करते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला बताया गया था आपको वो बताया गया था ई नोट सेल इक्वल टू होता है ई नोट कैथोड और माइनस बताया था ई नोट एनोड। इसकी जगह पे ऐसे भी लिख सकते थे, ये लेफ्ट इलेक्ट्रोड होता है, ये राइट इलेक्ट्रोड होता है। उसके बाद में ट्रिक जो बताई थी आपको यहाँ पर, वो ट्रिक बताई थी कि कैथोड जो है ना उसमें अपन वैल्यू कौन सी लिखते हैं, जो ज्यादा वैल्यू होती है उसको अपन यहाँ पे अरेंज करते हैं। ठीक है, अगली जो एप्लीकेशन हमारे पास आती है इसकी वो आती है कि
कोई क्वेश्चन दे देंगे आपको, ऐसे बोलेंगे कि टेबल जो है ना, टेबल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से जो एलिमेंट ऐसे बताओ जो Fe3+ है ना, Fe3+ उसका जो है रिडक्शन कर सके, Fe3+ को Fe2+ में रिड्यूस कर सके, रिड्यूस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिडक्शन होना चाहिए। तो इसके साथ जो एलिमेंट लेंगे वो उसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। इसके साथ जो एलिमेंट लेंगे उसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ध्यान से देखिए इसको। आप क्या पूछ रहे हैं, Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट करने वाले 3 स्पीसीज या 3 एलिमेंट्स या 3 मेटल्स है, वो आप बताइए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से कौन ऐसा होगा। तो आप ये देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, रिड्यूस। इसका मतलब दूसरा वाला क्या होगा, ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइज कौन होता है, जिनका रिड्यूसिंग नेचर होता है। तो इनमें से कोई से भी 3 एलिमेंट बता दो इसके लिए, जिनके लिए नेगेटिव वैल्यू है, उनमें से कोई से भी 3 एलिमेंट है ना, इसके लिए बता दो। वो इसको क्या कर सकते हैं, Fe3+ को Fe2+ में क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस। अगर इसी क्वेश्चन को उल्टा पूछ लेते हैं कि इसको जो है ना इसमें चेंज करना है, इसको इसमें चेंज करना है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जो दूसरा सब्सटेंस दे रखा है उसका क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब हुआ इससे ऊपर वाला होना चाहिए, क्योंकि इससे नीचे वाले तो मोर रिएक्टिव है, और मोर रिएक्टिव है इसका मतलब उनका तो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे ऐसे भी हो सकता है कि Fe3+ और I- की रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, मतलब कोई भी के साथ 2 एलिमेंट दिए आ सकते हैं, Fe3+ और I- की रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। तो इनके लिए आपको जो है ये देखना होगा कि टेबल में I- और Fe3+ में से कौन ऊपर आता है, कौन नीचे आता है। ठीक है, तो इससे अपन कंपेयर कर सकते हैं कि रिएक्शन कौन सी पॉसिबल है कि नहीं है। उसके बाद में एक और चीज, वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये चीज समझ में आ गई आपको कि किसी भी एलिमेंट को देकर ऐसे पूछ सकते हैं कि इसको कौन ऑक्सीडाइज कर सकता है, कौन रिड्यूस कर सकता है। एक होता है कि जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक कंटेनर, मतलब एक जिंक का कंटेनर है, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को अपन भर के रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, ऐसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो जिंक जो है वो क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब अगर कंटेनर किसका बना हुआ है, जिंक का, तो कॉपर सल्फेट को उसमें स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है, तो वो कॉपर है ना उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा उसमें से। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हुई अपने पास, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, इसकी एप्लीकेशन हो गई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी एप्लीकेशंस। कुछ मेटल्स की वैल्यू आपको ध्यान रखनी थी, उनके लिए मैंने आपको बता ही दिया। बाकी इतना ध्यान रखो बस कि ऊपर कौन आता है और नीचे कौन सा आता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर।